क्योंकि जब तक कोई अगर लेखन में जब तक आप डायरी कोई मेंटेन नहीं करते तब तक आपका फोकस नहीं जाता है कि एक होमवर्क है जैसे। तो दो तीन चीजें मैंने नोटिस की कि चीजें क्या, जैसे कि अपने लिए टाइम निकालना है खुद के लिए। तो जो वाई वाला जो था कल, टेक ओवर टेक वाई कि हम क्यों कर रहे हैं, तो इस पे भी मेरा ये था कि मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं क्यों इस चीज में क्यों कर रहा हूँ, मुझसे मुझे इसमें क्या लाभ है। तो मुझे ख्याल से तो मैं वही प्लानिंग उस हिसाब से कर रहा हूँ, जैसा है कि अभी जो हैदराबाद जा रहा हूँ तो उसमें मैं अभी हो सके तो 4 दिन नहीं जुड़ पाऊँ, लेकिन नवंबर में बिहासा में इवनिंग में सेशन तो जरूर जुड़ूंगा, ये मेरा रहेगा। बाकी हम्म। आफ्टरनून नहीं जुड़ पाऊँ, लेकिन ये भी है कि सेशन अटेंड करेंगे, मिस करने की कोशिश नहीं करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि मिस करने से क्या है कि चीज़ें छूट जाती हैं, चीज़ें। देखो, जैसे जो माइंडसेट बुक है, इसको लेके समझते हैं कि हमें पढ़ना कैसा है, कैसे पढ़ना है। मतलब हमें ये लर्न करना है कि लर्निंग कैसे करना है, लर्निंग टू लर्न। सिंपल स्टेप्स लेते हैं, बेबी स्टेप्स। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि जो किताब आजकल हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, बताइए। क्या बोला भाई जी आपने? जो किताब आजकल हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम माइंड सेट है, जो भी आप। माइंडसेट है, ठीक है। बहुत कितनी छोटी सी बात मैंने पूछी, ठीक है। लेकिन आप देखना छोटी छोटी बात से कैसे क्लैरिटी आ रही है। हर एक बुक का एक टाइटल होता है, टाइटल मतलब बुक का नाम। पर उसका एक सब टाइटल होता है। इस बुक का सब टाइटल क्या है? सब टाइटल तो नहीं समझ पा रहे हैं। सब टाइटल कहाँ पे लिखा होता है? जहाँ पे बुक का नाम लिखा होता है फ्रंट पेज पर, उसके नीचे जो लाइन लिखी होती है ना, उसे हम सब टाइटल कहते हैं। जी जी। आप मुझे गूगल से या कहीं से भी सर्च करके बताओ कि इसका सब टाइटल क्या है, ठीक है। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, सब टाइटल इसका ऐसा है। वंडरफुल, बिल्कुल सही बताया आपने। और आप ये बताओ, जब आपको ये पता चला, जब आप ये बता रहे हो, तो आपको खुशी हो रही है थोड़ी सी? क्योंकि आप ही ने बताया है और सिंपल बात थी, लेकिन कितनी पावरफुल बात है ये। आप सोचो कि माइंडसेट बुक के बारे में आपका माइंडसेट चेंज हो गया होगा अब। न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। आप इन्हें चाहो तो नोट करते जाओ या माइंड में रजिस्टर करते जाओ बहुत ध्यान से। हमने कितनी बेसिक बात पूछी, पहले हमने बुक का नाम पूछा, यानी बुक का टाइटल पूछा। फिर हमने बुक का सब टाइटल पूछा। अब तीसरी चीज मैं पूछ रहा हूँ, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? देख के बता दो, कोई ऐसे याद नहीं करना, जरूरी नहीं है। उर्मिला जी, आप भी आ जाइए। जी सर। इनके जो लेखक है, कैरोल एस ड्वेक, लेखक का नाम कैरोल एस ड्वेक है। आप ये कहाँ से पढ़ के बोल रहे हो? चैट जीपीटी से। क्या उस नाम के पहले डॉक्टर लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं लिखा है, लेकिन डॉक्टर कैरल एस ड्वेक, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ, चौथी बात, आप ये पॉइंट नोट करते जाओ कि कितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको प्रोसेस हर बुक के संग फॉलो करना है। उर्मिला जी, आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए, जी ताकि सर। पूरी तरह जी सर। फोकस में रहे, हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या लिया? टाइटल। सेकंड क्या लिया? सब टाइटल। थर्ड, ऑथर का नाम। फोर्थ है, हाउ मेनी चैप्टर्स इन दिस बुक, बताइए। टोटल 8 चैप्टर है इसमें। परफेक्ट, ठीक है।
क्या आप आठों चैप्टर्स के नाम बता सकते हो? जैसे चैप्टर का पहला है कि पहले में इंट्रोडक्शन है कि ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कैरोल, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं की। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाना है, सिर्फ चैप्टर का नाम बताओ। पहला तो है परिचय है। दूसरा अध्यायवार समीक्षा है। फिर मैं नहीं नहीं हिंदी में नहीं, ये आप कहाँ से बता रहे हो? इंग्लिश वाली बुक से बताओ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक है वो, हिंदी वाला ट्रांसलेशन पता नहीं है मैं क्या है। पहले तो इंट्रोडक्शन है। और चैप्टर 1 का नाम इंट्रोडक्शन है, आर यू श्योर? अ, उनकी मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। इंडेक्स देख के बताइए, उर्मिला जी आप बताइए। जी सर, मैं एक बार हम्म। मुझे देख के ही बताना मुझे। हाँ, देख के बताइए, कोई बात नहीं। मेरी बताएं। पहला है द माइंडसेट। जी सेकंड सर। है यस, सेकंड है। इनसाइड द माइंडसेट। इनसाइड द माइंडसेट्स। ओके। थर्ड। एंड थर्ड है द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। हम्म। एंड फोर्थ है स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। हम्म। एंड फिफ्थ है बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। एंड सिक्स है रिलेशनशिप्स माइंडसेट इन लव और नॉट। एंड सेवन है पेरेंट्स टीचर्स एंड कोचेज, वेयर डू माइंडसेट कम फ्रॉम। एंड एट है चेंजिंग माइंडसेट्स। मान लो अगर हमें इन 8 चैप्टर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होता, मान लीजिए पूरी बुक डिवाइड होती 2 या 3 पार्ट्स में, फिर उसके अंदर ये चैप्टर होते, तो वो पार्ट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा। थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे इसको, मिनिमम। ओके। जैसे पहला में हम अच्छा, द एक तो माइंड। है ना, आप सभी बुक रीडिंग वाले ग्रुप में पहले मार्क कर दीजिए अपनी अटेंडेंस सभी। अभी दर्शना जी ने मार्क किया है इसमें, बुक रीडिंग वाले ग्रुप में अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए पहले। जी सर, गोइंग कर दिया मैंने। हाँ, गोइंग करना है। जी। ओके, ठीक है। ओके, अभी गुरप्रीत जी का नहीं हुआ है, ठीक है, कर देंगे। ठीक है, तो हाँ, 3 पार्ट्स में आप बता रहे थे, कैसे 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जी सर, मैं थोड़ा इसको सोच रही थी कि पहले पार्ट में हम द माइंडसेट, इनसाइड द माइंडसेट दूसरा चैप्टर। एंड थर्ड, टोटल इसमें 8 चैप्टर हैं, तो इसको अगर हम थ्री पार्ट में डिवाइड करें तो 3 चैप्टर को हम इसमें ले सकते हैं। फर्स्ट 1 2 3, फर्स्ट फर्स्ट इसमें फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में और लाने का बेसिस क्या हुआ, आपने उन्हें फर्स्ट पार्ट में क्यों रखा है? क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे, मैंने पढ़ा तो नहीं बट मुझे टॉपिक देख के लग रहा है कि इंटरकनेक्टेड है, द माइंडसेट, इनसाइड द माइंडसेट, इस तरह से। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या आएगा? सेकेंड पार्ट में स्पोर्ट 4 चैप्टर से लेंगे, स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। हम्म। फिर स्पोर्ट्स है, फिर बिजनेस वाला पार्ट माइंडसेट एंड लीडरशिप। एंड जी 4 और 5 ही होगा ओनली सेकेंड पार्ट में। एंड थर्ड पार्ट में रिलेशनशिप माइंडसेट इन लव पेरेंट्स 6 7 8 जो है थर्ड पार्ट। सेकंड में आपने बताया स्पोर्ट्स वाला, जी। थर्ड में स्पोर्ट्स एंड बाकी बिजनेस, बताया। स्पोर्ट्स एंड बिजनेस, एंड थर्ड में रिलेशनशिप पेरेंट एंड चेंजिंग माइंड्स। ठीक है।
ओके, अभी भी गुरप्रीत जी का अटेंडेंस बाकी है, जब भी मौका मिले आप कर दीजिए। ठीक I है, have बाकी marked my attendance in the focus group. इन द बुक रीडिंग ग्रुप, But- फोकस ग्रुप में तो कोई मैसेज ही नहीं किया आज हमने। पर मैंने कहीं तो जाके किया है। गलत कर दिया होगा। बुक रीडिंग वाला ग्रुप है ना, जिसमें लोगो माइंड सेट का लोगो लगा हुआ है। वो इसीलिए भी है ताकि ये श्योर हो जाए कि यू आर रीचिंग टू द राइट ग्रुप, क्योंकि बाकी में मैसेज कभी नहीं भी आएगा तो फिर वो मिस हो जाएगा। ठीक है, मैंने जी मैंने बताइए। देखा, अभी मैंने इस पे देखा एआई पे डालकर कि जैसे हमने इसको बोला कि जैसे हमें करना है इसको डिवाइडेड, तो इसने मुझे बताया कि 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम्म। इसमें जैसे पहला बताया कि माइंडसेट क्या है, इसकी मूलभूत समझ होनी चाहिए। नो नो दूसरा नो 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 नो, एक बात बिल्कुल हमेशा ध्यान रख लीजिए सभी अच्छी तरीके से। ईच सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every participant in the group. We have to be very very specific while answering the questions, so please understand the question first. ये एक बहुत बेसिक एबिलिटी है, सबको हमेशा ध्यान रखना है। अभी 2-3 लोग और ऐड हुए हैं तो हम फिर से शुरू कर लेते हैं फंडामेंटल चीजें। एक तो सभी अपना वीडियो ऑन कर लें जो कर सकते हैं, विद 1 or 2 एक्सेप्शन ओनली। क्योंकि ये पूरी तरह से प्रेजेंट होने की बात है अभी जो हम बात कर रहे हैं। अगर आधा अधूरा कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है फिर। ऐश्वर्या जी, आर यू अवेलेबल? Yes, Raji. सो यू कैन कीप योर वीडियो ऑन प्लीज। Okay. Okay. Right. Okay, sure. क्योंकि आई नीड टू सी कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आप भले ऑफ कर लेना। क्योंकि हमारा जो हर संडे वाला सेशन होता है थोड़ा इंटेंसिव होता है ये सेल्फ रीडिंग का सिर्फ नहीं है। Just give me, sorry for the interruption. Can you just give me 2 minutes? I will हाँ जी, हाँ जी। only. ओके, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे, सभी फोकस करेंगे कि कोई भी बुक हम जब पढ़ रहे हैं तो आप सबने देखा होगा कि हमारी सबकी इंटेंशन होने के बाद भी हम नहीं कई बार पढ़ पाते या हमारा मोमेंटम नहीं बन पाता। तो हम क्या करें उसके लिए? तो उस इनर्जिया को ब्रेक करने के लिए हम कुछ बहुत सिंपल चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना है, ये आप लिखते भी जा सकते हैं, नंबर 1, हमारी बुक का नाम क्या है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जैसे अभी तक बहुत लोगों को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये वाली बुक का नाम अच्छे से पता नहीं है। कोई कभी बोलते हैं हाईली सक्सेसफुल पीपल, हाईली इफेक्टिव की जगह कुछ और बोल जाते हैं। तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बुक का नाम तो हमें एटलीस्ट पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, पहली बात, जिसको हम बुक का टाइटल भी कहते हैं। तो हमारी जो करेंटली बुक है उसका टाइटल क्या है? माइंडसेट, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि हमारी बुक का सब टाइटल क्या है। तो सब टाइटल क्या होता है, कहाँ पर दिखाई दिखाई देता है, कहाँ पर मिलता है? अश्विनी जी को छोड़ के बाकी बताएंगे क्योंकि उन्होंने बता दिया है। इंडेक्स में। ना ना, हमारी जो बुक है माइंडसेट, इसका सब टाइटल क्या है? बुक के नीचे लिखा हुआ है हाँ जी, बताइए क्या है। सबटाइटल। क्या है? मतलब बुक का नाम जो है माइंडसेट है। सर आई राइट, डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट बुक देखिए के देख के नाम के बता दिए, नीचे देख के लिखा बता हुआ दीजिए, कोई भी मेमोरी का एग्जाम नहीं है, आप लोग देख के बता सकते हैं। हमें प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि सिर्फ उतनी बात पता होने से ही हमारे को क्लैरिटी आ जाएगी कि हम क्या करने वाले हैं। और ये ऑब्जर्वेशन की बात भी है। सर द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। द न्यू है। यस साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। सर। इस सबटाइटल के पढ़ते ही माइंड में ऐसे ना रस टपक रहा है। पहले सिर्फ माइंडसेट था,
पता नहीं क्या था, माइंडसेट। अब लग रहा है न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। वाओ, साइकोलॉजी, वो भी नई। किस चीज की? सक्सेस की। मतलब हाँ, वर्थ है, कुछ तो होगा लग रहा है ऐसे। आप लोगों को एक होमवर्क दें, अच्छा सा करेंगे। यस सर। आपको ये होमवर्क करना है, 10 बुक्स जो आपको लगता है कि आपकी फेवरेट हैं या पढ़नी चाहिए या कभी पढ़ी हैं, उनके टाइटल की और सब टाइटल की लिस्ट बनाएंगे, और गूगल इमेजेस पे जाके सर्च करके उसकी इमेज का स्क्रीनशॉट लेके या इमेज को सेव करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। क्लियर है होमवर्क ये? जैसे मान लीजिए कोई और बुक है, उसका नाम है, जैसे आप ही बताइए, कोई कोई भी एक बुक का नाम बताइए और जो आपके मन में आ रहा है। एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स आ रहा है, ठीक है। एटॉमिक हैबिट क्या हो गया हमारा? टाइटल हो गया। उस बुक का सब टाइटल क्या है वो आपको लिखना है। एक तो अपने नोट्स बनाने हैं ये, और ऐसे 10 फ्रंट पेजेस के स्क्रीनशॉट या इमेजेस लेके भेजना है जिसमें ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है। आप देखना कि इतना छोटा सा शिफ्ट, जैसे इस मंथ जो हम बात कर रहे हैं, हमने 100 माइक्रो शिफ्ट के ऊपर काम किया है। इतना छोटा सा शिफ्ट, ये 1 शिफ्ट है ओनली। इसके बाद आप जो भी बुक का टाइटल देखेंगे, जो भी फ्रंट कवर देखेंगे, आप उसी से बहुत सारी बातें निकाल सकते हो। किसी भी आप बुक शॉप में जाओगे, वहां पे जाके आप देखो, लाइब्रेरी में या बुक फेयर में कहीं भी जा रहे हो, तो वो टाइम ऐसे ही नहीं जाएगा, आप बहुत कुछ उससे समझ जाएंगे। तो टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, और तीसरी बात है, हमें बुक के ऑथर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो माइंडसेट बुक के ऑथर कौन है? डॉक्टर कैरोल डवेक। डॉक्टर करोल। मेल है या फीमेल है? फीमेल है। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूके। यूके, ओके। आर यू श्योर एवरीवन? कुछ और आइडिया इसमें? वो यूएस में गए थे लेकिन यूके का, एक्चुअली शी बिलोंग्स टू यूके। ओ, अच्छा, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है वेयर करें। आई विल चेक। ठीक सर। लेकिन ठीक है, ये हमें पता हो तो अच्छी बात है। जैसे कि हम सबकी एक बात फेवरेट बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसके ऑथर कौन है? जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी। वो किस कंट्री जोसेफ से मर्फी। बिलोंग करते हैं? तो हमने 10 का तो आज होमवर्क लिया है, लेकिन ये लिस्ट आप जितनी बड़ी कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। बुक का टाइटल, सब टाइटल, ऑथर का नाम। जी, किस कंट्री से हैं जोसेफ मर्फी? आयरलैंड से है वो। आयरलैंड से है ना, सरप्राइजिंग। ना वो यूके से हैं ना अमेरिका से हैं, आयरिश हैं। आयरिश ऑथर। ओके। टाइटल, सब टाइटल, ऑथर। फिर हमें पता होना चाहिए कि इस बुक में कितने पार्ट्स हैं या कितने चैप्टर्स हैं। तो ये बुक पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, डायरेक्टली चैप्टर्स में डिवाइडेड है। कितने चैप्टर्स हैं इस बुक में? 8। 8 चैप्टर्स हैं, यानी सिंपल बात है। फिर हमें हर चैप्टर के नाम पता होने ही चाहिए, जो भी बुक हम पढ़ने वाले हैं। मतलब हमारा आधे से ज्यादा काम तो उसी में ही हो जाता है। तो आप में से कोई रिकॉल कर सकता है कौन कौन से नाम है चैप्टर्स के? अभी हमने बताया था, जो जो याद आ रहा है बताते जाइए। 1 का क्या था, सेकंड का क्या था, ये सब हमें याद होने चाहिए। द माइंडसेट्स। पहला है माइंडसेट्स, ओके। इनसाइड द माइंडसेट्स। नहीं, आप ऐसे बोलो, सेकंड है इनसाइड द माइंडसेट। सेकंड है, फर्स्ट है द माइंडसेट्स। हम्म। सेकंड है इनसाइड द माइंडसेट्स। ठीक है। थर्ड है द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। ओके। फोर्थ है स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। ओके। फिफ्थ है बिजनेस माइंडसेट्स एंड लीडरशिप। हम्म। सिक्स्थ है रिलेशनशिप्स माइंडसेट्स इन लव और नॉट। हम्म। 7 है पेरेंट्स टीचर्स एंड कोचेज।
वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम, हम्म, एंड लास्ट वन 8th है चेंजिंग माइंडसेट्स। हाँ। तो फिर हमने ये पूछा था कि ये बुक पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, लेकिन अगर हमें पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप सबने देखा होगा जब भी हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं तो जैसे होता है ना, एक है सब्जेक्ट केमिस्ट्री, एक है अप्लाइड केमिस्ट्री, एक है साइकोलॉजी, एक है अप्लाइड साइकोलॉजी। इस तरह से हम कह सकते हैं ये बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। शुरू के 3 चैप्टर्स में वो थ्योरी की बात कर रहे हैं, माइंडसेट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके ये होने से क्या होगा, वो होने से क्या होगा। और जो उसका सेकंड पार्ट है वो है अप्लाइड माइंडसेट। तो शुरू के 3 पार्ट यानी माइंडसेट, इनसाइड द माइंडसेट और ट्रुथ अबाउट अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटी, ये हमारे हो गई थ्योरी। फिर अब इस थ्योरी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होगा, वो केस स्टडी लेके समझा रहे हैं। स्पोर्ट्स में होगा, बिजनेस में होगा, रिलेशनशिप में होगा, पेरेंट्स, टीचर और कोचिंग में होगा। अगर उसको हम एक मान लें तो वो एक है, अदरवाइज वो 3 एरिया हो गए। टीचिंग अलग हो गया, पेरेंटिंग अलग हो गया, कोचिंग अलग हो गया। तो कितने हो गए, 6 एरियाज हो गए टोटल। 6 हो गए, 5 हो गए, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए। स्पोर्ट्स, बिजनेस, रिलेशनशिप, टीचिंग, पेरेंटिंग, कोचिंग, 6 एरिया हो गए। जी। और लास्ट है चेंजिंग माइंडसेट, मतलब द वे फॉरवर्ड एक तरह से। अभी क्लियरली समझ में, आप ये सोचो सिर्फ इतना पता होने से, अभी हमने बुक पढ़ी भी नहीं है, क्या इतना पता होने से कॉन्फिडेंट फील हो रहा है? यस सर। और कितना ट्रिकी है, बुक तो हमने पढ़ी ही नहीं है अभी, तो क्यों लग रहा है ऐसा? इसका क्या समझ में आया, इसका क्या टेक अवे है? I think हमें it's बुक के structuring बारे में the reading process. जी फिर से बताइए। Structuring the reading process. एग्जैक्टली। यस सर, द वे ऑफ रीडिंग। हाँ, इसलिए हमें कभी भी इस बात से नहीं घबराना है कि बुक कैसी है, बुक में क्या है, या हमें टाइम नहीं मिल रहा। इट इज़ नॉट अबाउट टाइम। इसलिए बार बार हमें कोटेशन डालते रहते हैं स्टेटस पे, यू डोंट लैक टाइम, यू लैक फोकस एंड क्लैरिटी। टाइम की बात नहीं है इसमें, टाइम तो लगा ही नहीं क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और देखना, हम सारी चीज़ें बिना पढ़े पढ़े करेंगे मज़े मज़े में। तो कोई भी बुक हमारे सामने आती है, हमें ये फॉलो करना है प्रोसेस। टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, ऑथर का नाम क्या है, ऑथर के बारे में एक और दो चीज़ें और जान लेंगे तो अच्छा है, जैसे उन्होंने और कौन सी बुक्स लिखी हैं। तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ऑथर का माइंडसेट क्या है ओवरऑल, वो किस डायरेक्शन में काम करता है। फिर हमने देखा कि इसकी इंडेक्स में कितने पार्ट्स हैं, इसमें पार्ट्स नहीं थे। फिर हमने देखा कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नाम हमने देखे, उनको हमने कुछ अपने हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश किया, उससे हमें काफ़ी आइडिया लग गया। हाँ जी अल्पना जी। स्कीम रीडिंग से सर, ये आपने जो बताया ये पूरा स्ट्रक्चर है स्कीम रीडिंग का, तो इसमें से हमारा एक चीज बहुत अच्छा होता है कि आप कंटेंट के बारे में बहुत, आपके अंदर एक धारणा बन जाती है कि यार इसका कंटेंट क्या हो सकता है, इवन इफ यू डोंट रीड द बुक। सो ये मेरा महसूस था है, मतलब अनुभव है। अब इससे क्या फायदा हुआ हमें, अब हमारे एक स्केलेटन बन गया, एक फ्रेमवर्क बन गया। अब मान लीजिए हम रैंडमली यूट्यूब पे कहीं पहुंच भी गए और रैंडमली कोई चैप्टर 5 की बात कर रहा है तो भी हम कंफर्टेबल है, क्योंकि हमें पता है कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे फिट होगी। तो पहले हमें स्ट्रक्चर्स तैयार करने हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइज हो सकती है, तो इसमें हमें फोकस करना है। सिमिलरली अप्लाई होता है स्पिरिचुअल स्टडी में। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्टली नाम लिए बिना बात करूंगा क्योंकि फिर कंटेंट थोड़ा वैसा हो जाता है, लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता आप क्या बात कर रहे हो। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है यू आर स्टडिंग 1981 तो आपको क्लैरिटी है। तो ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ द ईयर, द डेट एंड द टॉपिक एंड द मेन थीम्स, मेन हेडिंग्स, इस तरह से। चलो अब इसमें आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैसे माइंड सेट्स, तो फर्स्ट चैप्टर को बस सिंपल रखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप डाल दीजिए सिर्फ 2 हेडिंग, फिक्स्ड माइंडसेट की बात करेंगे और ग्रोथ माइंडसेट की बात करेंगे, यही बात हुई है इसमें बस।
लेकिन ये तो बहुत जनरल है, इससे ये तो सबको ही पता होगा, इसमें अभी कुछ हमें समझ नहीं आया। अब हम इसमें फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में दोनों में चार चार हेडिंग्स में बात करेंगे। पहली हेडिंग है बिलीफ, मतलब जो ये लोग होते हैं इनका क्या बिलीफ होता है। दूसरा है गोल्स। तीसरा है बिहेवियर्स। और फोर्थ है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब BGBC। बिलीफ क्या है, गोल्स क्या है, बिहेवियर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो आप बता सकते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वालों का बिलीफ क्या है। अच्छा, बिलीफ किस बारे में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस बारे में, क्या इस बारे में भगवान है या नहीं। नहीं नहीं, इसकी बात ही नहीं हो रही बुक में। इंटेलिजेंस और टैलेंट के बारे में। किसके बारे में बिलीफ, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट के बारे में। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का बिलीफ क्या होता है, इंटेलिजेंट इज फिक्स्ड, टैलेंट इज इनेट। ये वो भी फिक्स्ड है या वो जन्मजात होता है, आंतरिक है, राइट। तो ग्रोथ माइंडसेट वालों का बिलीफ क्या होगा, एफर्ट। उस उनका होगा इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड एंड टैलेंट कैन बी कल्टीवेटेड, सिंपल। अच्छा, दोनों के गोल्स में क्या फर्क होगा, फिक्स्ड माइंडसेट वालों का गोल्स क्या होगा। बेसिकली दे सीक वैलिडेशन, बार बार प्रूव होना चाहते हैं कि हाँ हम इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट उनके लिए फिक्स्ड है। सीक ये वैलिडेशन। हो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हम्म। और जो ग्रोथ माइंडसेट वालों के होते हैं उनका गोल्स क्या होता है, उनका गोल होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। नहीं आता है तो नहीं आता है, सीख जाएंगे। Analyzing, introspection. हम्म। अच्छा, फिक्स्ड माइंडसेट वालों का बिहेवियर कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दे गिव अप इजीली, दे अवॉइड challenges and efforts, and they blame others for any setback or failure, सिंपल। इजीली गिव अप कर देंगे, किसी चीज में सफलता नहीं मिली तो छोड़ो, हमसे नहीं होगा, हमारे बस का नहीं है ये। पर वो कोई चैलेंज लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको डर है अब कि इसमें फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कि इन्होंने ये करा, इनसे शुरू करा, इनसे तो हुआ ही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वालों का बिहेवियर क्या होता है, नेवर गिव अप। दे नेवर गिव अप, यस। दे सीक फीडबैक, दे लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। गलती करते हैं, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, गलती ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। चलो गलतियां करते हैं। बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे। हाँ, या फिर चलो सेशन में बोलते हैं, शुरू करते हैं, बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारा फीडबैक मिलेगा, मजा आएगा। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोलेगा, अरे बाप रे सब तो इतना अच्छा बोलते हैं, मुझे तो बोलना नहीं आता, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, हमें नहीं बोलना। ये फिक्स माइंडसेट हो गया। ग्रोथ माइंडसेट, try again until you get success in your life. अनटिल यू गेट सक्सेस वाली बात भी नहीं है, देर इज नो पॉइंट एज सच, कोई सक्सेस वाला पॉइंट नहीं है। इट्स द कंटिन्यूस जर्नी ऑलवेज। Always trying to reach the goal. नहीं, देर इज नो गोल एक्चुअली,
द प्रोसेस इज द गोल। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो सकता है पर गोल्स नहीं हो सकते हैं। अच्छा, फिर जो फिक्स माइंडसेट वाला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए फाइनली? उसकी ग्रोथ रुक गई, स्टक हो गया। दे फील स्टक इन लाइफ, रुका हुआ फील करते हैं बार बार वो। उनको लगता है सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं। लिमिटेड ग्रोथ होती है। उनको फियर ऑफ जजमेंट होता है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं उनकी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। और ये रेजिलियंट होते हैं। कितनी भी फेल्योर आ जाए, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, कहते हैं चलो कोई नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। सर डर तो दोनों को लगता है, फिक्स वालों को, ग्रोथ को। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, डर दोनों को लगता है। लेकिन एक डर के कारण रुक जाता है, एक डर को यूज करता है आगे बढ़ने के लिए। दे टेक रिस्क, हाँ। चैलेंजेस, फेस चैलेंजेस। यस। ठीक है, चैप्टर 2 में आते हैं। 1 में इतना ही, मतलब जाने को तो हम कितना भी डीप जा सकते हैं पर उतना टाइम देने से फायदा नहीं है। चैप्टर 2 में सिर्फ 3 हेडिंग्स पे फोकस करेंगे, वेरी वेरी सिंपल। चैप्टर 1 में हमने कितनी हेडिंग पे फोकस करा? 2। फिक्स माइंडसेट क्या है, ग्रोथ माइंडसेट क्या है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सेम लगता है। चैप्टर 2 में 3 हेडिंग है सिंपल। सक्सेस, फेल्योर और तीसरा है एफर्ट। तो अब आपको ये इसमें सोचना है या एक्सप्लोर करना है कि जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो सक्सेस को कैसे देखते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो कैसे देखते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले इस तरह से देखते हैं कि ये हमारी इंटेलिजेंस और हमारी लाइफ की पूरी ओवरऑल एबिलिटी के टेस्ट है, जो भी सारे हो रहे हैं। ये हमारी वर्थ यही है जो हम हुए। हमारा किसी चीज में सिलेक्शन हुआ तो हम वर्थ हैं, नहीं तो आई एम ए फेल्योर कंप्लीटली। ये है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि आई कैन स्ट्रेच माई सेल्फ, आई कैन लर्न एनीथिंग, एनी टाइम। सर ये सक्सेस में ऑल और नॉन माइंडसेट आप कह रहे हैं, फिक्स माइंडसेट वाले, ऑल और नॉन। यस यस यस। ओके ओके। और फेलियर को लेके क्या होता है फिक्स माइंडसेट वालों का, कि अगर कोई चीज में हम फेल हो गए तो आई एम वर्थलेस। मेरे अंदर वो बात ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा रहा है, या मेरे अंदर वो बात, मैं वो लेके पैदा ही नहीं हुआ। मैं बनाया मेरे अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, फॉल्टी पीस हूँ मैं। उनको ऐसा लगता है। मैं कभी डिफेक्ट। भी नहीं कर सकती। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो ब्लेमिंग भी करते हैं जैसे फिक्स माइंडसेट वाले इसी। हाँ। यस यस बिल्कुल। फिक्स माइंडसेट वालों का है क्या, वो बस सूक्ष्म में या ग्रॉस में कुछ ना कुछ ब्लेम सरकार पे या परिस्थितियों पे या पास्ट पर या फैमिली पर, मतलब किसी न किसी पे वो जाता रहेगा। क्यों जाता रहेगा? क्योंकि उससे उनको एक्शन ना लेने की छूट मिल जाती है। अब हमें एक्शन नहीं लेना है ना, क्योंकि कोई और जिम्मेदार है, अब हम क्यों एक्शन लें। एफर्ट को लेके दोनों का माइंडसेट क्या होता है? एफर्ट, फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है कि एफर्ट लेना वीकनेस का साइन है। इनको मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, इनके अंदर नेचुरल टैलेंट नहीं है। ये छोटी सी स्पीच के लिए एक दिन तैयारी कर रहे हैं, कितने वीक हैं। ऐसा लगता है उनको, हम कितने वीक हैं। हम 3 दिन से तैयारी कर रहे हैं 10 मिनट की प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला ऐसा नहीं सोचता है। वो कहता है शुरुआत है, ठीक है, ऐसे ही होती है, क्या हुआ, हो गया तो एटलीस्ट हम कोशिश तो कर रहे हैं।
फिक्स वाला सर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए ऐसा सोच। हाँ बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, राइट। सर वैल्यूज में आपने क्या कहा था सर? एक एक वन वर्ड बोलिए खाली वैल्यूज। इसमें वैल्यूज, वैल्यूज, हाँ। वैल्यूज तो हमने यूज ही नहीं करा। आपने कहा सक्सेस, वैल्यू, एफर्ट, तीन हेडिंग नहीं नहीं दिया नहीं था नहीं, आपने। सक्सेस, फेल्योर, फेल्योर, ओ फेलियर, अच्छा अच्छा, फेल्योर। ओके। फेलियर, ओ फेलियर है, हाँ ओके प्लीज। और ऐसा नहीं है कि ये बुक हमने पढ़ ली तो सारी कहानी खत्म हो गई, ये एक फाइल ओपन हुई है। अब आप जिन जिन लोगों के संग डील करते हो, चाहे आप स्कूल में जॉब करते हो, चाहे आप हॉस्पिटल में जॉब करते हो, आप ऑब्जर्व करो लोगों को कि जो लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं उनका क्या बिलीफ है चीज़ों के बारे में, सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। ग्रोथ माइंडसेट वाला कैसे सोच रहा है, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो कैसे सोच रहे हैं। फिर आपको और ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि अच्छा प्रैक्टिकल में सच में ऐसे ही हो रहा है। सर एक एग्जांपल बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हम एक जगह पे गए थे तो वहाँ वो मतलब अंदर जाना था, कोई गुफा थी। दो चार लोगों ने बोल दिया वहां तो इतना पानी, ये वो, ऊपर से पानी नीचे से पानी, फिर फिसलना, ये सब सब डर गए, नहीं जाना नहीं जाना। एक दो मेरे कजिन थे, वो गए, बोले कुछ नहीं चलो मेरे साथ। फिर मेरा चलो चलो तो चले, तो कुछ नहीं था। तो ये मतलब एक एफर्ट डाल दिया कि चलो, तो हो गया काम। नहीं तो माइंड सेट करके रखा कि नहीं जाना, ये है वो है, तो ये फिक्स माइंड सेट हो गया था, फिर तुरंत ग्रोथ में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थर्ड चैप्टर पे आते हैं, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्पलिशमेंट। वैसे चैप्टर में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहला टॉपिक या पहली हेडिंग है, प्रेज फॉर इंटेलिजेंस वर्सेस प्रेज फॉर एफर्ट। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेज फॉर आउटकम वर्सेस प्रेज फॉर प्रोसेस या एफर्ट। इसमें ऑथर ये कहना चाहते हैं कि, वैसे आप में से कोई बता सकता है, सबको आइडिया है काफी कुछ इसका। हमें किस चीज के लिए प्रेज करना चाहिए लोगों को या बच्चों को? एफर्ट की। एफर्ट की। एफर्ट के लिए। लेकिन क्या होता है प्रोसेस में, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड तो उनको मिलता है जो कुछ कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने मेहनत की उनको क्या मिला? उनका भले कोई रैंक नहीं आया, मेहनत तो उन्होंने भी की। तो ये हमें एक माइंडसेट चेंज करना है कि हमें लोगों को, सभी को अपने चारों ओर उनके एफर्ट के लिए प्रेज करना है, आउटकम कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। जैसे अब हमारे ग्रुप कोचिंग में प्रेजेंटेशन बनती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की नहीं, एवरेज होती है, जैसे भी होती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रेजेंटेशन का आउटकम क्या रहा, बात ये है कि वो कर रहे हैं, ये एफर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कैसे भी प्रेजेंटेशन हो, हमेशा हम यही बोलते हैं कि व्हाट वेंट वेल, क्या क्या अच्छा रहा बताइए। तो एफर्ट को प्रेज करना है। दूसरों को देख के अपना ग्रोथ नहीं बढ़ाना है, अपने को देख के growth। हाँ, और इंटेलिजेंस को प्रेज करने में एक नुकसान ये भी है कि वो व्यक्ति फिर तब तक ही प्रयास करेगा कोई जब तक उसे लगेगा कि मैं इसे वैलिडेट कर सकता हूँ। एफर्ट जहाँ सिर्फ है और जहाँ रिजल्ट आने की संभावना कम है या नहीं आने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे वो कदम नहीं रखेगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। वो कहेगा कि ये एफर्ट करने से फायदा क्या, रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं इसमें।
तो ग्रोथ माइंडसेट मतलब कि एफर्ट अपने आप में ही आउटकम है एक। किसी चीज का अच्छा एफर्ट करना अपने आप में एक आउटकम है। इसको सर हम माइक्रोशिफ्ट भी कहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट हेडिंग इसमें नोट कर सकते हैं, एबिलिटी एज ए प्रोसेस। और थर्ड हेडिंग इसमें हम नोट कर सकते हैं, फोकस ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, L&D। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छे माइंड मैप बनाता है, तो हमें देख के लगता है हाँ ये तो बना ही सकते हैं, इनमें तो कुछ खास बात होगी, हम तो कहाँ बना पाएंगे। ये हो गया फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये है कि इन्होंने भी तो कभी सीखा ही होगा ना। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा के तो लाया नहीं है। सबने सीखा ही है, तो हम भी सीख सकते हैं। सर वो एक शॉर्ट्स आपने पोस्ट किया था जिसमें रितेश खत्री उन्होंने कहा इलॉन मस्क के लॉन्चिंग के बारे में, रॉकेट लॉन्चिंग के बारे में। अरे ये प्रोसेस, ये अगर लॉ नहीं है तो हम बना लेते हैं, रॉकेट ऊपर जाएगा और फिर आएगा। ये वाला दैट वाज वेरी नाइस, a very short but it was a short but it was nice when this is the example of what you are saying now. राइट राइट। ठीक है, फोर्थ चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि हम में से अधिकतर लोग अभी भी यह मानते होंगे कि देयर आर फ्यू चैंपियंस हु आर एक्चुअली गिफ्टेड, दे हैव नेचुरल टैलेंट। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट सीइंग देयर एफर्ट एक्चुअली। तो इसमें क्या आप हेडिंग नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, द मिथ ऑफ द नेचुरल। नेचुरल होने का मिथ, ये मिथ है। यानी स्पोर्ट्स का चैप्टर जब भी आएगा तो आपको याद रखना है ये हेडिंग, नेचुरल होने का मिथ, मिथ ऑफ द नेचुरल। इसमें क्या हम एक्सप्लेन करेंगे कि भले ही ये बात सच भी हो जाए, मान लो कि कोई सच में गिफ्टेड है, तो भी उसके जैसे गिफ्टेड या उससे ज्यादा गिफ्टेड बहुत लोग थे, हजारों लोग थे। और गिफ्टेड लोगों को भी बहुत डेडिकेशन, एफर्ट, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, सब कुछ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उस ग्रोथ को भी मेंटेन करने के लिए भी आपने जो जो कहा वो सबको वो जरूरत है। सब कुछ चाहिए, हाँ। हाँ, तो जो लो एफर्ट सिंड्रोम होता है, मैंने एक ये मिस कर दिया जानबूझ के लास्ट वाले चैप्टर में, कॉम्प्लिकेटेड टर्म था लेकिन अब आ गया मुंह से। लो एफर्ट सिंड्रोम होता है कि उनको लगता है कि जिनमें एबिलिटी होती है ना, वो लो एफर्ट करके भी काम चला लेते हैं। मतलब वो एफर्ट को बहुत ही डिस्काउंट करते हैं। लेकिन ये है कि अब टैलेंटेड लोग भी इतने हैं ना कि एफर्ट के बिना तो काम चलेगा नहीं। एफर्ट तो चाहिए ही चाहिए। Now I can look, if I look in the past then I can see myself कि लो एफर्ट से I could do my results well. Okay, तो सोच रहे थे वो एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे, लेकिन if I would have given more effort, I would have done much better than what I did. That's what. हाँ, और अगर ये मान भी लें, मान लीजिए साइंटिस्ट ये प्रूव कर दें, ये बायोलॉजिकली प्रूव हो जाएगा, जेनेटिकली यू आर गिफ्टेड, इवन देन टैलेंट इज द स्टार्टिंग लाइन, नॉट द फिनिश लाइन। टैलेंट से आपने शुरू किया है, एंड आप कहाँ करोगे वो आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है। बहुत सारे गिफ्टेड टैलेंटेड लोग हैं जो
जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। Can I बॉलीवुड। share something over here? हाँ जी, हाँ जी। Yes. So I have a personal experience in my life that some people, like when I was in sports in school, we were encouraged to participate at least in the 100-meter race. And to tell you truly, मैं सबसे पीछे होती थी. I have a very good height, and everybody used to tell me, okay, you participate in hurdles. मैं उसमें भी पीछे रहती थी. And in other sports also, I felt I have, since school days, I felt I have very less stamina. I discussed this with my husband also because he's an athlete and he has very good stamina. And when I was talking to him, then we came to the conclusion that some people are gifted with high stamina. When we look at the sports may, the 100 meters race, the winners are usually from African means of that. Do you get what I'm saying? And in my school also, all the winners they were from like Adivasis who had converted to Christians. So they had an inbuilt stamina. Means when we used to play kabaddi, those 3 4 girls they used to just overpower us. और वो जो उनका स्टैमिना था मीन्स वो जिसको पकड़ लेती थी इट वाज इम्पॉसिबल टू विन फ्रॉम देम so ओके। this is something a natural thing and yes it Again, is like that ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है and इसमें। जी। and today my husband he is an tennis player in just 1 year he is like he has amazing stamina amazing means amazing he can dance for 4 hours without stopping he's like that and people come and question him have you drunk that is why you're dancing non-stop he says no nothing like that and the way he plays first he has played till state level cricket and now tennis he has switched over to tennis and in 1 year like जो पुराने पुराने खिलाड़ी थे he's like beating them and he plays for 2.5 hours every morning we are amazed at his stamina this is something that is these certain things are natural gift and हाँ। one more thing I will share ki I tried to sing, means sing and dance. I failed there so badly that I never even tried it again. So what is that? So badly that and again my husband is a very good singer, very good dancer. He only told me, please तू public में मत करना. नहीं तो सब कहेंगे कि ये इसकी वाइफ है. ओके। This means some things are really natural and I tried to like teach my kids कि ये singing कम से कम अच्छी करे both did not do a bit in it ये जबरदस्ती मैंने उनको सिंगिंग क्लासेस में भेजा डांसिंग क्लासेस में ड्राइंग क्लासेस में they did not pick up anything ओके, ओके। तो वो जैसे आपने। चीजें हैं जो राइट। गिफ्टेड मिलती हैं हमको हम्म। इसमें ये ये सत्य है राइट, ओके। इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने भी कहा कि टैलेंट स्टार्टिंग लाइन है। एक तो गिफ्टेड मतलब जेनेटिकली या एनवायरनमेंट में वो चीजें रही। दूसरा फिर एक कल्चर ऑफ एफर्ट भी होता है कई कई जगह। जैसे बचपन से ही बच्चों को उस तरह के माहौल में रखा जाता है, बचपन से ही वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहते हैं, तो वो गिफ्टेड जैसा लग रहा है, लेकिन वो कल्चर ऑफ एफर्ट भी तो है जिसे हम नहीं देख रहे। बचपन से ही उस तरह का उनका पीयर ग्रुप रहा, उस तरह की अपब्रिंगिंग रही, या उस तरह के कॉलेज में रहे, तो वो सारी चीजें होती गई, उनका स्टेमिना बढ़ता गया वैसे ही। तो टैलेंट होने के बाद भी मान लीजिए गिफ्टेड है कोई, मान लिया, लेकिन अगर एफर्ट नहीं किया तो डिमिनिश भी हो सकती है। और आप गिफ्टेड नहीं है और एफर्ट किया तो आप आगे जा सकते हैं। ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल है। सर एफर्ट स्टेमिना पे आधारित है कि नहीं है? या स्टेमिना एफर्ट पर आधारित है, या दोनों एक दूसरे को एम्पावर करेंगे। पहले एफर्ट है फिर स्टेमिना है वैसे तो बेसिकली।
अच्छा है, मतलब वी कैन कीप एक्सप्लोरिंग, और अच्छा है ये सारे नए नए आइडियाज आना। ठीक है, हम एक चैप्टर और ले लेते हैं अभी। स्पोर्ट्स में हमने क्या नोट करा? नेचुरल मिथ नोट करा, और क्या नोट किया? टैलेंट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। Bhaiji, I want to like share my opinion if you don't mind. हम्म। Like one thing, what I have observed with the like sports persons or the athletes and all, they are focused at one thing. Like they are not doing multiple things and all. Basically, they practice only one thing plus gymming and plus diet. Nothing beyond that. This I have observed. एग्जैक्टली exactly. जो भी ओलंपिक्स वाले लोग हैं, इनका इंटरव्यू सुनते हैं जब वो लोग आते हैं वहां से, मतलब बहुत सारे लोग हैं। एक मिनट, हेलो। हाँ जी। तो इसमें हम एक बात और नोट कर सकते हैं बिफोर वी एंड। सर आपने कहा था कि लो एफर्ट सिंड्रोम, उस पॉइंट को कहा था इसमें, इस चैप्टर में। लो एफर्ट सिंड्रोम ये है कि उनको ये लगता है कि अगर आप बहुत जो टैलेंटेड या कम गिफ्टेड है तो लो एफर्ट से ही ज्यादा नहीं सारे काम देना हो पड़े। जाएंगे। तो इसलिए वो मेहनत नहीं करते, फिर अचानक से उनको अगर फेलियर मिलती है तो फिर उनको लगता है अरे ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। ग्रोथ माइंडसेट के लिए टैलेंट इज द बिगनिंग लाइन, बट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं में कि एफर्ट्स शार्पन द टैलेंट। जैसे आज ही न्यूज़पेपर में आया, मेन फ्रंट पेज पे हेडिंग है, आईआईटी में किसी लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने 7th स्टोरी से छलांग लगा दी एंड सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल हैं फिक्स माइंडसेट के। और ये अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है जो हाईलाइट वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर में होती, वो इंडिविजुअल का फिक्स माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन एक सोसाइटी का भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, एक ग्रुप का भी हो सकता है, एक पूरे कल्चरल एंटिटी का भी हो सकता है। तो एज ए एक फैमिली का सोसाइटी, भी होता है। फैमिली का भी हो सकता है। तो एज ए सोसाइटी हम फिक्स माइंडसेट के लोग हैं। आईआईटी में किसी का सिलेक्शन हो गया तो हाँ, अब उसकी वर्थ है, वो इंटेलिजेंट है। लेकिन कोई स्टार्टअप उसने शुरू करा तो अरे पता नहीं क्या कर रहा है, या कुछ यूट्यूबर बन गया तो, यूट्यूबर बन गया तो पता नहीं, छपरी है फिर तो पूरा। लेकिन आउटकम्स आर पोल्स अपार्ट एक्चुअली। तो दुनिया बहुत बदल रही है, लेकिन वो ऐसा देख नहीं पाते कि चेंज कितना फास्ट हो रहा है। और बदलते हुए फास्ट चेंज को देखना, उसके अकॉर्डिंग चीजें करना, वो ग्रोथ माइंडसेट है। जैसे बहुत से लोग अभी भी कहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। यस, उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं जो बहुत ही लिबरेटिंग है। तो इतना फिक्सेटेड नहीं होना है किसी एक चीज के लिए, और उससे फिर बहुत सारे नेगेटिव आउटकम्स भी आते हैं। तो हमने फोर्थ सर चैप्टर सरकारी में, नौकरी वाले, सरकारी नौकरी वाले फिक्स माइंडसेट वाले हो जाते। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम था जब उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब इंडिविजुअल के लिए भी। पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे अवेलेबल, पहले क्या ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं बदलती हुई दुनिया में। और आप अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चीज़ कर सकते हैं, करियर चूज कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए हमें चूज नहीं करना है ना कि सोसाइटी को अच्छा लगता है ये, इस सोसाइटी में इसकी वैल्यू है इसलिए हम कर रहे हैं, भले ही हमारे 30-35 साल में एंजॉय करें या ना करें। अब टाइम बहुत चेंज हो गया है। तो हमने 4 चैप्टर्स कर लिए अभी कंप्लीट। तो 4 चैप्टर ही कर पाएंगे आज, तो अभी इसके बाद सेशन है अभी हमारा। तो किसी को कुछ कहना है आज के सेशन के बारे में? आपको क्या इससे टेक अवे रहा? क्या पता आपकी बुक रीडिंग के बारे में या इस बुक के बारे में क्या परसेप्शन चेंज हुआ, आपकी अपनी एबिलिटी के बारे में? जो कि 3rd चैप्टर था, वो क्या चेंज हुआ अभी? व्हाट डू यू फील अबाउट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडिंग? Sir, I want to say something.
सर मुझे ऐसा लगता था कि बुक पढ़ने के लिए हमें बहुत समय की जरूरत होती है और बहुत अलग से टाइम निकालने की जरूरत होती है। तो वो माइंडसेट मेरा चेंज हुआ कि मतलब उसके लिए हम बहुत ही कम समय में जो है बहुत सिलेक्टिव चीजों को मतलब करके और वे ऑफ जो रीडिंग है उसको ऑर्गेनाइज करके हम बहुत कोई सी भी बुक को हम रीड कर सकते हैं और मैक्सिमम बुक रीडिंग कर सकते हैं हम बहुत कम से कम समय में। जी। माइंडसेट सर आपने आज ये नया मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये प्रोसेस में मुझे डाल दिया है। आपने ही सिखाया है कि बुक को ऐसे करके भी पढ़ा जा सकता है, सो दैट यू कैन इन अ शॉर्ट टाइम यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड अ बुक। यू डोंट नीड टू रीड ऑल द बुक्स, उसमें से चुनो। हाँ, पढ़ना है तो चुन के पढ़ो, लेकिन उससे पहले तो उसका ये स्कीम रीडिंग से आप बुक का ये तो देख लो एसेंस क्या है, तभी आगे बढ़ो ना, टाइम बच जाएगी अपना। तो ये एक प्रोसेस आपने जो सिखाया था, अभी भी मैं उसको बरकरार रखकर बहुत सारे बुक्स को देख लेती हूँ, समझ लेती हूँ, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट, इट सेव्स माय टाइम एंड इट गिव्स मी अ सोलेस आल्सो कि हाँ, आई हैव लर्नड व्हाट इज देयर इन द बुक। राइट, राइट, एग्जैक्टली। पहले सर पेज देखते भी मतलब सोचना पड़ता था कि पढ़े या ना पढ़े, इतने 300 400। फिर अब नहीं नहीं नहीं, चलो चलो देख लेते, थोड़ा थोड़ा देख लेते। यस। सर जैसे माइंड मैप होता है ना वैसे बुक मैपिंग करना सीखा हमने आज के सेशन से। वाओ। बुक ये बुक अच्छा मैप। प्रॉपर है। बुक मैपिंग, ये बस है, बुक मैपिंग सेशंस एवरी संडे। Actually, Rami Baiji is capacity building for हम्म। reading books. कैपेसिटी बिल्डिंग, ये Yeah. टर्म भी अच्छा है, ये अच्छा है। भाई जी ऐसा लग रहा था like past 2-3 months it was like no, you're not Aishwarya, you're not in a right path and all, like you're not even like reading anything, any content and all, like it was going on like जैसे आपने कहा ना growth mindset में perfection matters, आपने भी कहा, and then I was like no, चल रहा है ठीक है, जो भी किया है किया हो गया, now you have to focus। एंड ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे कुछ नहीं आता, सच में ऐसा हो गया था कि आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, अगर आप कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पे, देन यू लिटरली स्टार्ट लाइक इट टेक्स टाइम टू रिकॉल द थिंग्स। मतलब अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ आप अवेयर हो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इफ यू आर रीडिंग समथिंग देन यू आर अवेयर ऑफ मतलब द थिंग्स व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड यू, एंड you can respond easily, and if it's not happening, it will take time, it will take minutes to recall. So this is what is happening earlier. So it was like Aishwarya, no, ठीक है, but there is the peer needed। जैसे लगा कि आपको ऐसा peer चाहिए, आपको ऐसा environment चाहिए। So this is what I felt today in this session। यस, तो अच्छा है मे बी। हाँ जी, अश्विनी भाई बताइए। मेरे लिए टेक अवेज ये रहा कि जो आपने बोला कि जो एक चीज जो मिथ है नेचुरल जो होने का, कि कोई भी किसी का जो माइंड सेट नेचुरल होता है या कोई टैलेंट नेचुरल है, तो ये मेरे लिए टेक अवेज रहा। और जैसे कई माइंड सेट के बारे में जैसे पहले बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन इस बुक के थ्रू थोड़ा सा बहुत अपने आप को समझ पाया कि माइंडसेट पर्सनैलिटी पे या बिहेवियर में जब आता है तो कितने चेंज होते हैं, या ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। तो काफी डीप नॉलेज मिली इसके आज के सेशन से। यस माय जी। टेक अवे इज लाइक, मैंने पूरा बुक ऑडियो में सुना है, उसका सार भी सुना है, लेकिन आपने जैसे केवल फ्यू पॉइंट्स में, फ्यू वर्ड्स में उसको समराइज कर दिया एक एक चैप्टर को। वाह, क्या कहना, वो हुआ बात, वाह मोमेंट। हाँ, लेकिन उस तक आने के लिए प्रोसेस लगता है। आई वेंट थ्रू अ लॉट टू अराइव एट इट। सर आपने आज देखा एक चीज, क्या? सबने टेक अवे दिया 100%। ग्रोथ माइंडसेट हो गया ना सबका। और बिना पूछे। यस, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। सर इस माइंडसेट बुक को पढ़ने से माइंडसेट चेंज हो गई पूरी तरह से, बुक रीडिंग का जो माइंडसेट था एक्चुअली वही हम चेंज जो हो गया। जो भी बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी बुक हम ले रहे हैं ना, वो बहुत ही फार रीचिंग इफेक्ट रखने वाली हैं अगर हमने जरा भी टाइम दिया है तो। लेकिन हुआ क्या है,
हम में से अधिकतर लोग आधे सेशन मिस कर देते हैं और हमें लगता है कि प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है। प्रोसेस इफेक्टिव है और उतना ही था, पर आपके सेशन मिस बहुत ज़्यादा हुए हैं। आप खुद देख लो, उर्मिला जी आप देख लो, मान लो 12 सेशन अगर अक्टूबर में हुए होंगे तो आपने कितने किए हैं, 4 या 5 मुश्किल से। तो सोचो एक सेशन में आपको ये रियलाइज हो रहा है तो आपके तो 8 सेशन मिस हो गए। रीजन कुछ भी हो, वैलिड, इनवैलिड। और अश्विनी जी आपका, आपकी भी बहुत मिस हुए हैं। जी। आप लेट आप आते हैं आधा घंटा, जो भी रीजन है, मैं रीजन को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन प्रोसेस हैज बीन ऑलवेज इफेक्टिव, लेकिन वो टाइम ही नहीं दिया तो वो रियलाइज नहीं होता। अभी टाइम पूरा दिया, अभी लगभग आप शुरू से सेशन में आए और जिनका थोड़ा बहुत छूट गया था वो रिपीट किया था। अगर आप लोग मान लो आते 145 पे या 130 पे, तो आपको ये सेशन भी इनइफेक्टिव लगता। ये लगता पता नहीं क्या ही बातें कर रहे हैं फालतू में, क्यों इतने एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, क्या ऐसा हो गया। इसलिए एक हमेशा एक शुरू से अनुभव ज्वाइन करना जरूरी है। सर, एक अनुभव छोटा सा इस मंथ का, एक क्लास मिस हुआ हम्म। जिसमें गामा सिखाया गया था। वो अभी तक पूरा हाँ, लॉस नहीं हुआ आपका, वो लॉस अभी तक वो चल रहा लॉस अभी तक पूरा नहीं हुआ मेरा। है। कभी मैं उसलिए मिस नहीं करती हूँ सर का क्लास, एंड आई हेट टू मिस क्लास बिकॉज भले ही मैं होमवर्क ना करूँ लेकिन आई हेट टू मिस क्लास बिकॉज आई नो इफ आई मिस क्लास आई विल नॉट लर्न द थिंग विच हैज बीन टॉट इन दैट क्लास। बिल्कुल। मैं एक अनुभव सुना रहा था, जैसे ये पोमोडो, जो 1 बजे का जो सेशन है पोमो, ये जो भी चल रहा है, तो जब मैं लेट से ज्वाइन होता हूँ तो मुझे सिर्फ साइलेंस ही दिखता है। मतलब 25-25 मिनट साइलेंस। तो समझ में नहीं आता कि क्या बात हुआ, क्या हुआ। आधी चीजें छूट जाती है। तो अभी रियलाइज हो रहा है कि जैसे अभी आज के सेशन जैसे 1 बजे से स्टार्टिंग से ही जुड़ गए तो चीजें समझ में आई, क्या 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 बातें हो रही थी, क्या डिस्कस हो रहा था, क्या रिफ्लेक्ट कर पा रहे थे। तो अभी ज्यादा महत्व समझ में आ रहा है। बिल्कुल। सर कई बार मैं भाई जी, सेशन के अलावा मैं बाकी चीजों को प्रायोरिटी दे देती हूँ, तो मुझे आज के सेशन के बाद ये महसूस हो रहा है कि मुझे हर एक चीज को किनारे रख के इस सेशन को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए और आगे फोन से कर करना। करके हम बताते हैं सेशन शुरू हो गया, मैडम ज्वाइन कर लीजिए, 8:30 बज गए। नहीं सर हम डिनर के लिए जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। अब आप देख लो। सॉरी सर, सर नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसा। इट्स वेरी। भाई जी, एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। जी। When you don't have such peer in and around you, you have many challenges with you. Okay? Regarding everything. See, अगर आप इस मतलब literally when it comes to me, the things are literally completely way apart from what my peers are doing right now. Like what the environment is in and around me. So it is like obviously it's challenging, I believe, but इसको कैसे टैकल किया जाए? How to make it consistent? Like I sometimes there are times that I drop the things and all and give up. So how to come out of it? तो मतलब अगर आप वन लाइन में बताओ तो क्या चैलेंज है? Like difference of opinion most of the time. किस बात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? Like they have some different opinion and the opinion from my end is different. It is way too apart. Like when it comes to okay, basic thing I'll be telling you with an instant uh, diet right now. But it was earlier, not now itself. Like just मतलब earlier it was like no, I want to have a healthy diet. People in and around me, they usually have all chips हम्म। or chocolates, biscuits, everything. But still, I used to be like, no, Aishwarya, nahi khana hai. Whatever you will be having in the breakfast, lunch, dinner, apart from that, nothing. But nowadays it's happening. Even I am taking those cheat meals. So this is what is happening. So वो how to लेकिन tackle that? ऑनलाइन ऑनलाइन ग्रुप में तो ये कहीं भी चैलेंज नहीं आएगा। Huh. Not regarding this, I was asking. नहीं नहीं, Yeah, जहाँ yeah, जो भी आपका पर्पस है, आप उसमें अगर आप अपना एक ऑनलाइन ग्रुप फॉर्म करते हो, ऑनलाइन सर्किल बनाते हो, तो उसमें जिसको जो mm-hmm, मर्जी है करें, लेकिन पढ़ने के टाइम पे तो पढ़ेंगे सब, काम करने के टाइम mm-hmm, पे करेंगे। तो वो सारी चीजें हटी जाती हैं अपने आप। वैसे भी देखो एक बात कही जाती है, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब। जिस तरह के mm-hmm, हम yes. हैं वैसे लोगों को हम अट्रैक्ट इवेंचुअली कर ही लेंगे।
और ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें हर तरह के इंटरेस्ट के लोग मिल जाएंगे। आपको अगर ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना हो ना जिनको लिजर्ड्स पसंद है, तो उन लोगों का सर्कल बन जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं दुनिया में, वियर्ड लोग भी सब तरह के हैं। कैसा भी आप शौक ढूंढ लो, कैसी भी आप हॉबी निकाल लो, आपका सर्कल बन जाएगा। जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एनफ टू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ पीपल। कुछ भी इंटरेस्ट आप निकाल लो, आप ब्लैक मैजिक में इंटरेस्टेड हो, आप उसका सर्कल बना लो, व्हाइट मैजिक में उसका बना लो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप आप 7 लोगों का सिर्फ ग्रुप बनाओ और पूरे दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट से सिर्फ एक पर्सन को लो, पॉसिबल है। अंटार्कटिका से भी पॉसिबल है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अब। अगर माई एक्सपीरियंस अबाउट राहुल सर बोलूं तो वैसे ठीक एग्जैक्टली इसी कारण से प्रोबेबली आई मीन इन कनेक्शन विथ हिम, बिकॉज व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम in some other group, I mean, there I saw, then I felt that this something I'm getting pulled towards him. So when he I mean, like when we spoke for the first time, I understood that that chemistry, what was that. Then now to I gradually understood everything, that as he said na कि similar vibes के लोग similar vibe को pull करते हैं. That is a very true statement, very very true statement. I mean, very practical statement. अब जैसे देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्टिविटी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसमें फिर एक थोड़ा सा माइक्रो नीश आता है, टाइम चंकिंग, जो हमने लास्ट ईयर अप्रैल में उसकी ग्रुप कोचिंग की थी पूरे महीने। उसमें भी माइक्रो सुपर माइक्रो आता है, पोमोडोरो। तो सिर्फ पोमोडोरो वाले लोग अट्रैक्ट अट्रैक्ट मतलब सारे एक्यूमुलेट हो गए, एक जगह आ गए। हम डेली 8-10 लोग हैं जो भी पोमोडोरो सेशन करते हैं। जबकि पोमोडोरो क्या है, कोई कम्युनिटी थोड़ी है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बस एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, एक चीज होनी शुरू हुई, जिसको इंटरेस्ट आया वो जुड़ते गए, ऐसे कम्युनिटी बन गई। तो हर चीज की बन सकती है। तो मतलब ये भी ग्रोथ माइंडसेट का पार्ट है कि हम उसमें इनेबलर होके हम क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों सोचे कि हमें चीज़ें बनी बनाई मिले, हम क्रिएट भी तो कर सकते हैं। ये तो मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन ऐसे कोई जूम सेशन होगा, बुक रीडिंग क्लब बनेगा। ये सब जब आइडिया आया, सब ऐसी हवा में सब कुछ हो गया बस। कहीं से देखा नहीं था, कहीं सुना नहीं था, क्योंकि तब जूम नए नए तो आया था ये, लॉकडाउन के टाइम पे। तो सब कुछ ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली होता जा रहा है, होता गया। तो बस ऐसे ही लोग आते जाते हैं, कारवा बनता चला जाता है। In simple, when there is a will, there is a way. यस एग्जैक्टली। और हम लोग गुरप्रीत जी से बस मैं मिला था लास्ट ईयर, बाकी तो हम कभी किसी से मिले नहीं है। लेकिन ऐसा लगता भी नहीं है हम डेली मिल रहे हैं। जितना हम अपने पड़ोसियों से नहीं मिलते, उतना हम आपस में मिल लेते हैं। और कोई किसी भी कंट्री में बैठा है, कोई जर्मनी, कोई हंगरी, कोई कहीं भी किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में। दर्शना जी नेपाल में थे तब भी कनेक्ट थे। तो ये सब पॉसिबल है, उसका हमें फायदा उठाना है। ठीक है जी, तो फिर नेक्स्ट संडे प्रोबेबली वी विल डू द बुक टाइम चंकिंग। टाइम चंकिंग बुक हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ ग्रुप कोचिंग में टाइम चंकिंग का एक कोर्स फ्री देने वाले हैं, जैसा कि हमने कल शेयर किया था ग्रुप में। तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड बन जाएगा एक। ठीक है जी, बाकी कोई भी बात हो यू कैन ड्रॉप मैसेज व्हाट्सएप। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल राइट, चलो जी, टेक केयर। Thank you.